जय हिंद साथियों, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पर। मैं आकाश विक्रम सिंह, आपकी बायोलॉजी फैकल्टी भाई प्रस्तुत हूं आज फिर से आप लोगों के सामने बीपीएससी टीआरई 2.0 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर या पेपर सोल्यूशन लेकर, जिसमें आज हम लोग साइंस 9th बायोलॉजी का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को भाई। गुड मॉर्निंग स्वाति जी, गुड मॉर्निंग निकिता जी, गुड मॉर्निंग मीना जी। चलिए भाई, तो आज की क्लास को शुरू किया जाए। एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए सर, ऑडियो क्लियर है? ऑडियो क्लियर है सर? एक बार मैसेज करिए ऑडियो क्लियर है। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई और देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ब्रह्मास्त्र विजेता बैच लॉन्च किया गया है टीचर्स एकेडमी की तरफ से। जो लोग टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ब्रह्मास्त्र विजेता बैच लॉन्च किया गया है, जिसकी वैलिडिटी, कोर्स की वैलिडिटी सर 6 मंथ है, 6 महीने है। प्रोवाइड क्या करेंगे सर? लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ प्लस नोट्स सर। उसके बाद टेस्ट सीरीज वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो जिन्होंने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है और टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर 9628959237 पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप लोग इस बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और इस बैच का फायदा उठा सकते हैं। चलिए ठीक है भाई, स्वागत है भाई आप सभी का। इसी क्रम में अगर हम लोग आगे देखें कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे टोटल 3 नए बैच चल रहे हैं। जैसा कि एक है बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस का बैच, जिसमें आपको रिकॉर्डेड और लाइव दोनों क्लासेस मिलेंगी। एनवीएस टीजीटी 2024 साइंस के लिए, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लाइव मिलेगा क्लास, और एमपी टेट वर्ग 2 मेंस। ये टोटल 3 नए बैच अभी चल रहे हैं भाई। जिन्होंने अभी तक कोई भी बैच ज्वाइन नहीं किया है, बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एनवीएस या एमपी टेट की, तो यहाँ पर संस्था के 2 नंबर दिए गए हैं। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप लोग बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए भाई, सभी लोग जुड़ जाइए और डन करिए। तो आज की क्लास को शुरू किया जाए और टीआरई 2.0 का बायोलॉजी का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। साइंस बायोलॉजी का सोल्यूशन देखते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला सोल्यूशन सब लोग सेपरेट में कराएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो साथ में भी हम लोग कराएंगे, ठीक है। चलिए, पहला सवाल लेते हैं भाई हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटमिन्स कंटेन कोबाल्ट? कौन सा वाइटमिन कोबाल्ट कंटेन करता है, बताइएगा। आपसे बोल रहे हैं निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? B12, B6, B1 उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। बताइएगा कोबाल्ट कंटेनिंग वाइटमिन कौन होगा भाई? कोबाल्ट कंटेनिंग वाइटमिन कौन होगा? कोबाल्ट कंटेनिंग वाइटमिन कौन होगा, बताइएगा। कोबाल्ट कंटेनिंग वाइटमिन कौन होगा भाई? बहुत बढ़िया, आंसर आ गया है। फर्स्ट का आंसर आया है सर B12, मतलब ए वाला। आप लोगों का जवाब आ रहा है सर वाइटमिन B12। वाइटमिन B12 का नाम है सर साइनो, इसे बोलते हैं हम सर साइनो कोबालामिन। साइनो कोबालामिन, साइनो कोबालामिन सर, ये कोबाल्ट कंटेनिंग वाइटमिन होता है। और क्या, अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए सर, अगर साइनो कोबालामिन की डिफिशियंसी हो जाए तो एक डिजीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं सर पर्नीशियस एनीमिया, जिसे हम पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं सर, पर्नीशियस एनीमिया। अगर वाइटामिन B12 की डिफिशियंसी हुई तो इसे पर्नीशियस एनीमिया बोलेंगे। मैचुरेशन ऑफ आरबीसी कराता है सर, ठीक है, मैचुरेशन ऑफ आरबीसी कराता है। ये मैचुरेशन ऑफ आरबीसी आपका करेगा। अगर विटामिन B6 की बात करें सर, तो इसे बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, इसे सर बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, इसे पायरिडॉक्सिन बोलते हैं भाई। विटामिन B1 की बात करें सर, तो इसे बोलते हैं थियामिन, इसे बोलते हैं सर थियामिन बोलते हैं। और अगर थियामिन की डिफिशियंसी हो जाए तो एक डिजीज होती है जिसे बोलते हैं सर बेरी, जिसे बोलते हैं सर बेरी, ठीक। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कोबाल्ट कंटेनिंग, तो वो होगा विटामिन B12। आपका ए वाला जवाब सही होगा, बिल्कुल भाई, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, यहां पर ए हम लोगों ने आंसर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से कौन सा स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टीरॉयड हार्मोन? इज नॉट अ स्टीरॉयड हार्मोन? थायरॉक्सिन, एल्डोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए यहां पर स्टीरॉयड हार्मोन कौन सा नहीं है सर? स्टीरॉयड हार्मोन कौन सा नहीं है? हाँ, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, बिल्कुल भाई। यहां पर स्टीरॉयड हार्मोन कौन सा नहीं होगा सर? स्टीरॉयड हार्मोन कौन सा नहीं होगा?
नमस्ते श्रीकांत जी। यहां पर स्टेरॉइड हार्मोन कौन सा नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, निकिता जी ने ढेर सारे जवाब दे दिए भाई। 2 का ए आंसर आ रहा है सर, 2 का ए आंसर आ रहा है थायरॉक्सिन। आप लोग जवाब दे रहे हैं सर थायरॉक्सिन जो होता है ये स्टेरॉइड हार्मोन नहीं होता। फिर होता क्या है सर? क्या होता है थायरॉक्सिन? आप बोलेंगे सर प्रोटीनेशियस हार्मोन होता है। कैसा हार्मोन होगा? ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव होगा। कैसा होगा भैया? ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव होता है। कौन सा अमीनो एसिड भाई? टायरोसिन, टायरोसिन अमीनो एसिड, टायरोसिन अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है आपका थायरॉक्सिन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से क्या होगा? सिक्रीट होगा। अगर हम लोग एल्डोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की बात करें तो ये दोनों स्टेरॉइडल होते हैं, ये दोनों स्टेरॉइडल होते हैं। एल्डोस्टेरॉन आपका कहां से आएगा? मिनरलोकार्टिकाइड से आएगा, मतलब एड्रिनल कार्टेक्स से आएगा सर। और एस्ट्रोजन आपका कहां से आएगा? ओवरी से आएगा। एस्ट्रोजन आपका ओवरी से सिक्रीट होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, जवाब आप लोगों के सुंदर हैं। यहां पर आंसर आपका बनेगा ए, आंसर आपका ए बनेगा, आंसर आपका ए बन जाएगा सर। सभी का जवाब अच्छा आ रहा है भाई। अगला सवाल लेते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन। द डेंगू फीवर इज काज्ड बाई, ये सवाल अच्छा है। डेंगू फीवर इज काज्ड बाई द बाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो। बताइए किस मॉस्किटो के काटने से डेंगू फीवर होता है? क्यूलेक्स, एडीज, एनाफिलीज, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। 3rd नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, 3rd नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। 3rd नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। 3rd का आंसर आ रहा है बी, 3rd का आंसर बी आ रहा है सर। आप लोग बोल रहे हैं कि सर एडीज, कौन सा मॉस्किटो होगा? एडीज होगा। पूरा नाम क्या है सर? आप बोलेंगे सर एडीज एजिप्टी, एजिप्टी, एडीज एजिप्टी इसका पूरा नाम है। इसे एजिप्टियन टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। ये डेंगू के लिए वेक्टर जैसा काम करेगा। क्यूलेक्स, बताइए क्यूलेक्स वेक्टर जैसा भी है, किस केस में करेगा? आप बोलेंगे सर क्यूलेक्स भाई साहब फाइलेरियासिस के लिए, फाइलेरियासिस के लिए। ये फाइलेरियासिस काज कराते हैं, तो वेक्टर जैसा काम कहां पर करेंगे? एलिफेंटियासिस के केस में या फाइलेरियासिस के केस में क्यूलेक्स मॉस्किटो वेक्टर जैसा काम करेगा। बहुत बढ़िया, हाँ इजिप्टियन टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं, बिल्कुल। अगर यहां पर सर आपसे एनाफिलीज की बात की जाए तो आप बोलेंगे सर एनाफिलीज मॉस्किटो जो होता है या फीमेल एनाफिलीज जो होता है ये मलेरिया के केस में वेक्टर का काम करता है। तो ये मलेरिया के केस में भाई, मलेरिया के केस में ये भाई साहब वेक्टर का काम करते हैं। कौन? फीमेल एनाफिलीज। ये तीनों फीमेल ही हैं, ठीक है, फीमेल ही हैं तीनों। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग कनक जी। तो आंसर यहां पर, हाँ बिल्कुल, आंसर यहां पर आपका बनेगा सर बी। क्या बन जाएगा भाई? बी बन जाएगा आपका आंसर, बी आपका आंसर बनेगा। अगला सवाल 4 नंबर क्वेश्चन। द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज, मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है भाई? 4थे नंबर का सवाल, राइबोसोम का मुख्य कार्य बताइएगा। हाँ 45 एंगल में एनाफिलीज कटते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल भाई। यहां पर बताइए मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम, फोटोसिंथेसिस कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, फैट सिंथेसिस कराता है, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। राइबोसोम भाई साहब करते क्या हैं? क्या करते हैं भाई? 4 का आंसर बी। सवाल सिंपल दिख रहे हैं, टीआरई 2.0 में ये क्वेश्चंस आए हैं, पीवाईक्यू है, इसलिए इसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। तो यहां पर सर प्रोटीन सिंथेसिस का काम कराता है आपका राइबोसोम, और राइबोसोम को बोलते हैं सर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, इंजन ऑफ द सेल। और यहां पर एक बात अगर हम लोग देखें, राइबोसोम बना किसका हुआ होगा? तो ये आरएनए प्लस प्रोटीन का बना हुआ होता है। राइबोसोम आपका सर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। राइबोसोम को लेकर 2 डिस्कवरीज हैं सर, प्लांट में अलग है, एनिमल में अलग है। तो सर प्लांट में राइबोसोम सबसे पहले किसने खोजा था? तो आप कहेंगे सर बीन रूट में सबसे पहले खोजा था रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। किसने भाई? रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने। रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने बीन रूट में सबसे पहले राइबोसोम को देखा, प्लांट के केस में। एनिमल के केस में अगर हम बात करें सर, एनिमल के केस में एक ही नाम आता है, नाम है जॉर्ज पेलाडे, जॉर्ज पेलाडे। इन्होंने राइबोसोम की डिस्कवरी की।
ठीक, और टर्म भी राइबोसोम किसने दिया था? जॉर्ज पैलाडे साहब ने दिया था। अगर आपसे राइबोसोम की साइज की बात की जाए सर, कि राइबोसोम की साइज कितनी है, तो आप बोलेंगे सर 15 इंटू 20 नैनोमीटर। ये साइज हो गई सर राइबोसोम की। राइबोसोम की साइज हो गई 15 इंटू 20 नैनोमीटर। ये राइबोसोम की आपकी साइज हो गई। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग महबूब आलम जी। बिल्कुल, यहां पर सर लिखा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का काम कौन करेगा? आप बोलेंगे सर मेनली अगर हम लिखना चाहें तो क्लोरोप्लास्ट लिख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कराएगा। फैट की बात कर लें सर, फैट सिंथेसिस कौन कराता है? तो ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कराता है। कौन कराएगा भाई? आप बोलेंगे सर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये काम है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका लिपिड सिंथेसिस कराता है, स्टेरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस कराता है। तो यहां फैट सिंथेसिस के लिए आप स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिमाग में रख सकते हो। ठीक, क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट यहां पर हो सकता है, मेनली प्लास्टिड भी बोल देंगे तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, और एक बात, राइबोसोम आपका बिल्कुल भाई प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाया जाएगा। ये मेम्ब्रेनलेस होता है सर। राइबोसोम कैसा होता है? मेम्ब्रेनलेस होगा। थर्ड पॉइंट अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ये मेम्ब्रेनलेस होता है। राइबोसोम पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ये मेम्ब्रेनलेस होता है, नंगा पुंगा होता है। सेंट्रियोल की बात करें वहां पर भी मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है। न्यूक्लियोलस की बात करें वहां पर भी मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है। तो सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम यहां पर मेम्ब्रेन नहीं होती है। आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और आपका अगर हम देखें न्यूक्लियस, तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती हैं। इनके अलावा जो भी बचते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं। तो ये रहा आपका राइबोसोम से रिलेटेड कुछ बातचीत। तो आंसर आपका बनेगा सर प्रोटीन सिंथेसिस। चलिए अगला सवाल भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है भाई? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल भाई महबूब आलम जी, यहां पर बताइए। नहीं भाई, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। लाइसोसोम में मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेनलेस तीन स्ट्रक्चर आपके पास होंगी, पहला राइबोसोम होगा, दूसरा सेंट्रियोल होगा और तीसरा आपका न्यूक्लियोलस होगा। अदरवाइज किसी को आप मेम्ब्रेनलेस बोलिएगा। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, चलिए, वो प्लियोमार्फिक होता है वो अलग बात है, बट सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। तो कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जवाब आ रहा है सबका सर आर्गन। आप लोगों का जवाब आ रहा है सर आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। तो कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं? तो सर सबसे पहले अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सर मीथेन होता है, सर सीएफसी होता है जिसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, सर और क्या होगा? N2O होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे, सर मीथेन 60% होगा, सर सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड 60% होगा, मीथेन आपका सर 20% होगा, सीएफसी आपका सर 14% होगा और N2O आपका सर 6% होगा। तो ये रहा सर डाटा, ये आपकी एनसीईआरटी का डाटा रहा। ग्रीन हाउस गैस में अगर सबसे ज्यादा कौन पाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, देन आपका मीथेन, देन सीएफसी, उसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाएंगे। और यहां पर अगर हम देखें तो आर्गन ग्रीन हाउस गैस का पार्ट नहीं होता है, आर्गन ग्रीन हाउस गैस का पार्ट नहीं होगा। बिल्कुल नोबल गैस या इनर्ट गैस में आप रख सकते हो। चलिए अगला सवाल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज फॉर्म्ड इन। बताइए एटीपी का फॉर्मेशन कहां पर होगा भाई? एटीपी का फॉर्मेशन कहां पर होगा? आप बोलेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी। कहां पर होगा? इन तीनों में एटीपी कहां पर बनती है? इन तीनों में एटीपी कहां पर बनेगी सर? इन तीनों में एटीपी कहां पर बनेगी? एटीपी का फॉर्मेशन इनमें कहां पर होगा? बहुत बढ़िया, साथ में लोग केमिस्ट्री भी पढ़ते चल रहे हैं भाई। 6 का आंसर आ रहा है सर माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोगों का जवाब आ रहा है सर माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बढ़िया, जवाब सही भी है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा सर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, एटीपी की सिंथेसिस होती है। बेहतर ढंग से हमने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसे बोलते क्या है? आप बोलेंगे सर इसे एटीपी मिल बोलते हैं, इसे एटीपी मिल बोलते हैं, एटीपी मिल ऑफ सेल। ठीक, और क्या बोलेंगे सर? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं।
डिस्कवरी किसने की थी? आप बोलेंगे सर कोलिकर। कोलिकर नाम के एक साइंटिस्ट हैं, कोलिकर, कोलिकर नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डिस्कवर किया था इसे फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड से। ठीक, पावर हाउस ऑफ द सेल बोल ही रहे हैं, एटीपी मिल ऑफ द सेल बोल रहे हैं, मोस्ट बिजी सेल ऑर्गेनेल है क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए ही चाहिए। ये भाई साहब 24/7 काम करते रहते हैं, मतलब ये महीने के महीने छुट्टी नहीं लेते। अगर इन्होंने छुट्टी ले ली तो हमारी छुट्टी होनी तय है। ठीक, ये छुट्टी नहीं लेते हैं। ये तो रही माइटोकॉन्ड्रिया की बात। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, अल्टमान साहब ने एक टर्म यूज किया था, या ऐसा कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के लिए अल्टमान साहब ने एक टर्म यूज किया था। आप लोग उस टर्म को बताना चाहेंगे क्या? अल्टमान साहब ने माइटोकॉन्ड्रिया को एक नाम दिया था, हाँ, कुछ लोग उसे बायोप्लास्ट बोलते हैं, बट एक्चुअल में सही होगा बायोब्लास्ट। ये बुक में बायोप्लास्ट दिया गया है, मुझे भी पता है, बट जो एक्चुअल में सही स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, टर्म दिया था, वो था सर बायोब्लास्ट, था बायोब्लास्ट। सही टर्म है सर बायोब्लास्ट, बायोब्लास्ट। आप जिस बुक को पढ़ते हैं बायोप्लास्ट है, बट सही टर्म बायोब्लास्ट है, परेशान मत होइएगा, सही टर्म बायोब्लास्ट है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, बायोप्लास्ट जैसा टर्म यूज नहीं किया गया है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, बायोब्लास्ट टर्म यूज किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अल्टमान साहब ने जो टर्म दिया था वो बायोब्लास्ट था, न कि बायोप्लास्ट था, ये ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए बता दिया क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन होता है, हमको भी हो रहा था। ठीक, चलिए, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होता ही है। गोल्जी बॉडी की बात करें सर, पैकेजिंग का काम कराएगा, और क्या करेगा? सिक्रीशन कराता है, ग्लाइकोसाइलेशन कराता है, ग्लाइकोसाइडेशन कराता है सर, सेल वॉल मटेरियल का फॉर्मेशन कराता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन कराता है, बट लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये मिलकर करता है। ठीक, तो आंसर आपका बनेगा ए। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल लेज एग? बताइए कौन सा मैमल एग लेइंग करता है, कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? इकिडना, कंगारू, लोरिस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इसका जवाब दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन भैया, 7 नंबर सवाल, 7 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। 7 का जवाब आ रहा है ए, इकिडना। आप लोगों का जवाब आ रहा है सर ए, इकिडना। बिल्कुल भाई, 2 एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस जिसे ऑर्निथोराइंकस बोलते हैं, एक पढ़ते हैं इकिडना जिसे स्पाइनी एंटीटर बोलते हैं। मतलब एक को बोलते हैं बतख चोचा प्लेटिपस, दूसरे को बोलते हैं कांटेदार कीटभक्षी। ठीक, तो एक इनको बोला जाता है स्पाइनी एंटीटर, इनको बोला जाता है स्पाइनी एंटीटर, एंटीटर मतलब कांटेदार कीटभक्षी। एक होता है जिसे बोलते हैं डक बिल्ड, डक बिल्ड प्लेटिपस, प्लेटिपस। ये दोनों सर मैमल्स होते हैं, इसे ऑर्निथो रैंकस बोलते हैं। ठीक, ये दोनों होते तो मैमल्स हैं सर, बट एग लेइंग का काम करते हैं। तो इकिडना और डक बिल्ड प्लेटिपस आप याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, डक बिल्ड प्लेटिपस को बोलते हैं बतख चोंचा, मतलब चोंच जो होती है, प्लेटिपस, और इनको बोलते हैं स्पाइनी एंटीटर मतलब कांटेदार कीटभक्षी। ठीक, चलिए, मैंने हिंदी बता दिया है। यहां पर कंगारू और लोरिस की बात करें तो ये मैमल्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं, वीवी पैरस होते हैं सर, ओवी पैरस नहीं होते। बट डक बिल्ड प्लेटिपस आपका और इकिडना ये कैसे होते हैं, ओवी पैरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। 8वें नंबर का सवाल सर, द प्रोटियोलिटिक एंजाइम रेनिन इज फाउंड इन, प्रोटियोलिटिक एंजाइम रेनिन इज फाउंड इन। यहां पर रेनिन की स्पेलिंग आप ठीक कर लीजिएगा, RENNIN। रेनिन कहां पर पाया जाएगा? एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है रेनिन, वो कहां पाया जाएगा? इंटेस्टाइनल जूस, गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। इतना इजी टीजीटी पीजीटी नहीं, ये बीपीएससी टीआरई 2.0 का पेपर है। ठीक है, साइंस 9 10th वर्ग के लिए। टीजीटी पीजीटी में भाई थोड़ा सा लेवल और ऊपर रहता है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल मानूंगा। यहां पर जवाब दीजिए भैया, यहां पर जवाब दीजिए।
प्रोटियोलिटिक एंजाइम रेनिन इज फाउंड इन, रेनिन कहां पर पाया जाएगा भाई? आंसर आ रहा है सबका सर गैस्ट्रिक जूस, बिल्कुल भाई, रेनिन आपका गैस्ट्रिक जूस में ही पाया जाता है, बिल्कुल सही है। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम हो सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर होता तो पेप्सिनोजेन है, बट इसे HCl कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। होता तो सर प्रोरेनिन है, बट इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है रेनिन में। एक आपका हो जाएगा सर लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज भी देखने को मिल जाता है। ठीक, बाइल जूस में और क्या देखने को मिलेगा? तो सर HCl भी देखने को मिल जाता है, यहां पर म्यूकस भी देखने को मिल जाता है, और आपका कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर भी देखने को मिल जाता है, CIF देखने को मिल जाता है। तो यहां पर रेनिन की बात करें सर, तो रेनिन तो गैस्ट्रिक जूस का पार्ट होगा, गैस्ट्रिक जूस, बिल्कुल। बट यहां पर सर इंटेस्टाइनल जूस में कौन सा एंजाइम होगा और बाइल जूस में? तो बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, बाइल जूस में सर एंजाइम अब्सेंट होता है, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता, बाइल जूस में होता है सर बाइल साल्ट। ठीक, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता। सर इंटेस्टाइनल जूस की बात कर ली जाए, इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से एंजाइम होंगे? इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से एंजाइम होंगे मैं बताया हूं, ये कई बार बताया हूं प्रॉब्लम सॉल्व कराते टाइम, एक ट्रिक बताया हूं, मिसलीड नीना, मिसलीड नीना, नीना, मिसलीड नीना करके एक ट्रिक बताया हूं। ये इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं, जहां पर यम का मतलब होता है सर माल्टेज, आई का मतलब होता है सर आइसो माल्टेज, आइसो माल्टेज, एस का मतलब होता है सर सुक्रेज, उसके बाद सर एल का मतलब होता है लैक्टेज, देन उसके बाद सर ई का मतलब होता है इंटेरोकाइनेज, इंटेरोकाइनेज, फिर सर ए का मतलब हो जाता है अमीनो पेप्टाइडेज, अमीनो पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज, फिर सर डी का मतलब हो जाता है डाई पेप्टाइडेज, डाई पेप्टाइडेज, उसके बाद सर एन का मतलब हो जाता है न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, उसके बाद सर आई का मतलब हो जाता है इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल लाइपेज, उसके बाद फिर से एन का मतलब हो जाता है न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, उसके बाद सर ए का मतलब हो जाता है अल्फा डेक्स्ट्रिन, अल्फा डेक्स्ट्रिन। इतने एंजाइम पाए जाते हैं इंटेस्टाइनल जूस में, इतने एंजाइम आपको इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाते हैं। ठीक, इतने एंजाइम आपके, इतने एंजाइम आपके इंटेस्टाइनल जूस में देखने को मिलते हैं। मिसलीड नीना, बाकी चीजें आप ध्यान में रखिएगा, काम की चीजें हैं, क्योंकि ये सवाल बना है तो यहां पर भी सवाल बनाते देर नहीं लगेगी। तो यहां पर आंसर आपका बना बी। 9वें नंबर सवाल की तरफ चलते हैं सर, बताइएगा इंटरकोस्टल मसल अकर्स इन, इंटरकोस्टल मसल कहां पर पाई जाएगी? इंटरकोस्टल मसल कहां पर पाई जाएगी, कहां देखने को मिलेगी? मैंने सारे एंजाइम एक जगह बता दिए, पैनक्रियाटिक जूस का एक ट्रिक बताया था DCT पर्ल, ठीक है, उसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, उसका भी सवाल आएगा तो मैं बता दूंगा। चलिए थोड़ा हम लोग तेजी से चीजों को करेंगे, ठीक है ना, अच्छे से सॉल्व भी करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। यहां पर बताइए इंटरकोस्टल मसल कहां पर देखने को मिलेगी? सबका जवाब आ रहा है सर सी, बिल्कुल रिप्स में देखने को मिलती है भाई, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, जो कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं, मतलब एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में ये भाई साहब लोग हेल्प करते हैं, बिल्कुल भाई। तो आंसर तो आपका बनेगा सर सी, कोई डाउट ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई, 10th नंबर क्वेश्चन, जियोकार्पिक फ्रूट इज, जियोकार्पिक फ्रूट इज पोटैटो, ग्राउंड नट, अनियन, या उसके बाद मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। जियोकार्पिक फ्रूट भाई, जियोकार्पिक फ्रूट, जवाब दीजिएगा भैया, जियोकार्पिक फ्रूट, जियोकार्पिक फ्रूट, 10th का आंसर आ रहा है बी, ग्राउंड नट, बहुत बढ़िया।
जियोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल होगा ग्राउंड नट। हम लोगों को याद है क्या? अरैकिस हाइपोजिया, हाइपोजिया। ठीक। फ्रूट टाइप बताइए भैया, तो फ्रूट होगा लोमेंटम टाइप, लोमेंटम टाइप फ्रूट हो जाएगा। खाते क्या हैं? एडिबल पार्ट, तो सीड या कॉटिलीडन, सीड या कॉटिलीडन का हम लोग क्या करते हैं? भक्षण करते हैं। पोटैटो की बात करें, मॉडिफाइड स्टेम होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। तो आंसर यहां पर आपका क्या बनेगा सर? आंसर आपका बी बनेगा। अभी कल इस पर सवाल किए हैं, ग्राउंड नट ऑयल कहां से मिलेगा? तो ग्राउंड नट ऑयल कहां से मिलता है? अरैकिस हाइपोजिया से। ठीक, ये हम लोग सॉल्व किए हैं। फ्रूट के टाइप की बात करें तो लोमेंटम टाइप का फ्रूट होगा। अगर सर यहां पर हम लोग इडिबल पार्ट की बात करें तो सीड या कॉटिलीडन इसका हम लोग खाते हैं, सीड या कॉटिलीडन हम लोग खाते हैं। चलिए अगला, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। अब बताइए, ऐसे सवाल आए हैं तो क्या किया जा सकता है? डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन, डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन, इसमें किया क्या जा सकता है सर? डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन, आप बोलेंगे सर इसे तो मैं ही बता देता हूं, 46। कितने होते हैं भैया? 46 होते हैं। आप बोलेंगे सर 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स आपके क्रोमोसोम होते हैं। इसमें सर 22 पेयर्स, या ऐसा कह सकते हैं 44 आपके ऑटोसोम होते हैं, और दो आपके सर, चाहे वो यक्स यक्स क्रोमोसोम हो या यक्स वाई क्रोमोसोम हो, ये दो आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं भाई? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, यहां पर अगर हम बोलें सर तो ये आपका ऑटोसोम है, ये भाई साहब आपके ऑटोसोम है, और यहाँ पर यक्स यक्स या यक्स वाई क्या है? इसे हम एलोसोम बोल सकते हैं सर। एलोसोम को ही क्या बोलते हैं सर? इसी को सर सेक्स क्रोमोसोम भी बोला जाता है, इसी को सर सेक्स क्रोमोसोम भी बोला जाता है। तो आंसर तो आपका 46 ही होने वाला है सरकारी सवाल, बट क्या किया जा सकता है, यही पूछा जा रहा है, तो पढ़ने में कोई हर्ज भी तो नहीं है। ठीक है, अगला सवाल 12 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। फ्लोरिडियन स्टार्च स्ट्रक्चर सिमिलर टू हैज द amylopectin and glycogen, mannitol and elgin, laminarin and cellulose, more than one of the above, none of the above। फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है सर, वो किसके जैसा होता है? सिमिलर होता है किसके? किसके सिमिलर होता है सर? जवाब आप लोग दीजिए भैया, जवाब आप लोग दीजिए। ठीक, जवाब आना शुरू भी हो गया है, जवाब आना सर शुरू भी हो गया है कि 12 का आंसर ए। आप लोग बोल रहे हैं सर एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के। भाई याद होगा, ये सब चीजें तो याद ही होंगी सर, ये सब चीजें तो याद ही होंगी। एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर होगा। अब बताइए, मैं कुछ चीजें पूछ रहा हूं, आप टोटल 3 तरीके की एल्गी पढ़ते हैं, ग्रीन एल्गी, ग्रीन हो गया, ब्राउन हो गया, और रेड हो गया सर, रेड एल्गी। ये 3 एल्गी हम लोग पढ़ते हैं। ग्रीन एल्गी में स्टोर्ड फूड क्या होता है? ग्रीन एल्गी का स्टोर्ड फूड क्या होगा? आप बोलेंगे सर यहां पर होता है स्टार्च, यहां पर होता है सर स्टार्च, स्टोर्ड फूड के पास फॉर्म में। ब्राउन एल्गी की बात करें सर, तो ब्राउन एल्गी में स्टोर फूड होता है, यहां पर सर मैनिटॉल होगा, यहां पर सर मैनिटॉल होगा, एंड लेमिनेरिन होगा, एंड लेमिनेरिन होगा। यहां पर सर रेड एल्गी की बात करें तो यहां पर सर फ्लोरिडियन स्टार्च होगा, फ्लोरिडियन स्टार्च होगा। याद करने का एक तरीका है सर, याद कर लीजिएगा, गबरू स्टार मैन ऑफ फ्लोरिडा, ये मेरा याद करने का तरीका है। जी गबरू में जो ग है उसका मतलब हो जाएगा स्टार्च से रिलेट करेगा, ब मतलब ब्राउन एल्गी, मैनिटॉल मतलब मैन, और रू का मतलब है फ्लोरिडियन स्टार से करेगा, रेड एल्गी को इंडिकेट करेगा। तो मेरे याद करने का तरीका है गबरू स्टारमैन ऑफ फ्लोरिडा। ठीक है, चलिए और याद करने का तरीका अगर देखें सर, आप बताइए कहां कहां पर एल्जिन और कैराजिन कहां पर मिलेगा सर? एल्जिन और कैराजिन कहां देखने को मिलेगा? एल्जिन और कैराजिन कहां देखने को मिलेगा सर? इंटेस्टाइन को एब्डोमेन में,
नॉट ट्रिप्स। चलिए, एल्जिन और कैराजिन, इसके लिए भी एक तरीका है सर, BARC, BARC, बार्क। ठीक है, बी का मतलब ब्राउन एल्गी है, तो ब्राउन एल्गी में आपको एल्जिन देखने को मिलेगा। ठीक है, आर का मतलब रेड एल्गी है, रेड एल्गी में आपको कैराजिन देखने को मिलेगा, रेड एल्गी में आपको कैराजिन देखने को मिलेगा। ठीक, BARC से याद कर लीजिएगा, ब्राउन एल्गी में एल्जिन, रेड एल्गी में कैराजिन। ठीक, और बाकी यहाँ पर गबरू स्टारमैन ऑफ फ्लोरिडा है, तो आप यहाँ से स्टोर्ड फूड देख सकते हैं, इसका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देख सकते हैं। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आंसर आपका क्या बनेगा सर? आंसर आपका बन जाएगा ए। तो यहाँ से आप लेमिनेरिन, एल्जिन, इन सब चीजों के बारे में और मैनिटॉल के बारे में भी देख सकते हो। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट, फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल। बताइए, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल, लेक्टिन होगा, हीमोग्लोबिन होगा, कोलेजन होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव होगा, नन ऑफ द अबव होगा? बताइएगा भैया, बताइएगा। एल्जिन और कैराजिन याद करने का एक ही तरीका है, BARC, वहां से चीजें आप कर सकते हो। ब्राउन एल्गी में एल्जिन, रेड एल्गी में कैराजिन। ठीक, अगर आपसे यहां पर बताइए मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल किंगडम या एनिमल वर्ल्ड, आंसर आ रहा है सर कोलेजन। बहुत बढ़िया, आंसर होगा सर कोलेजन। अगर यहीं पर सवाल होता मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, तो आंसर हो जाता रूबिस्को। अगर होल बायोस्फीयर पूछ लिया जाता तो आंसर रूबिस्को हो जाता सर। यहां पर आंसर एनिमल किंगडम के लिए, एनिमल्स के लिए हो जाएगा कोलेजन। लेक्टिन्स क्या होते हैं? लेक्टिन्स का एक एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, कौन? कैनावेलिन ए। लेक्टिन्स का एक एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ लेक्टिन्स, तो याद रखिएगा कैनावेलिन ए। हीमोग्लोबिन क्या है सर? आप बोलेंगे सर एक तरीके का रंगा है, पिगमेंट है सर। क्या कराता है? गैसियस ट्रांसपोर्ट कराता है, गैसियस ट्रांसपोर्ट कराता है सर, गैसियस ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक, एक तरीके का क्या है? पिगमेंट है। ठीक, चलिए आंसर आपका यहां पर बनेगा सर सी। अगला सवाल, सन हेम्प जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सन हेम्प जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। भाई, सन हेम्प जूट रेसे प्राप्त किए जाते हैं लीफ से, फ्लोएम से, आपका जाइलम से, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। फ्लोएम, सन हेम्प जूट कहां से फाइंड ऑब्टेन किया जाएगा भाई? हाँ बिल्कुल, लेक्टिन का एग्जाम्पल कैनावेलिन ए होगा, जो कि आपकी एनसीईआरटी बायोमॉलिक्यूल चिप में दिया गया है, 11th वाली एनसीईआरटी में है भाई। ठीक है, हाँ, क्वाटरनरी प्रोटीन होता है, ऑक्सीजन या गैसियस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन 2 अल्फा 2 बीटा चेन से मिलकर बना हुआ होता है। यहां पर जवाब दीजिएगा भैया, यहां पर सन हेम्प जूट, जवाब आना स्टार्ट हो गया सर फ्लोएम, सर फ्लोएम। फ्लोएम फाइबर जो होता है सर, सन हेम्प हो गया एक, तो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है हेम्प, और क्या लिखा है? और एक एग्जांपल सर दिया गया है यहां पर आपकी एनसीईआरटी में, फ्लैक्स दिया गया है और जूट दिया गया है। ठीक, कॉमर्शियली यहां से ऑब्टेन किया जाता है क्या? फाइबर। चलिए, तो आंसर आपका होगा फ्लोएम, आंसर आपका फ्लोएम होगा। ये भी 11th की एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्टली ये सब चीजें लिखी मिलेंगी आपको। अगला सवाल भैया, यहां पर बताइएगा, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। 3 अमीनो एसिड का नाम लिखा है सर, बेसिक अमीनो एसिड को ढूंढना है, बेसिक अमीनो एसिड को ढूंढना है। बताइएगा भैया, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, टाइरोसिन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है? बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड 15 का आंसर आ रहा है बी। जवाब दे लीजिए सभी लोग भाई, बेसिक अमीनो एसिड में आंसर आ रहा है बी। बहुत बढ़िया, लाइसिन, लाइसिन के साथ एक और नाम आता है सर आर्जिनिन,
लाइसिन और आर्जिनिन कैसे होते हैं? ये बेसिक अमीनो एसिड होते हैं सर। आंसर आपका क्या बनेगा? बी बन जाएगा। आंसर तो आपका बी बनेगा सर। ग्लूटामिक एसिड के साथ एक और नाम आता है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड कैसे होते हैं सर? एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं सर। टाइरोसिन के साथ दो नाम और लिख लें, ट्रिप्टोफैन ट्रिप्टोफैन एंड फेनिल एलानिन। फेनिल एलानिन। टाइरोसिन के साथ सर ट्रिप्टोफैन और फेनिल एलानिन को लिख लें तो ये आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड होगा। ये भाई साहब लोग क्या होते हैं सर? एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड के एग्जांपल टाइरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फेनिल एलानिन। एसिडिक के लिए ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, और बेसिक के लिए लाइसिन, आर्जिनिन। न्यूट्रल के लिए वेलिन। न्यूट्रल आपका वेलिन हो जाएगा। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन हो जाएगा। बताना है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। जवाब दीजिए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, इसका एग्जांपल आप लोग बताइए। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, कौन से अमीनो एसिड सल्फर कंटेन करते हैं सर? कौन से अमीनो एसिड सल्फर कंटेन करते हैं? हाँ, एल्कोहलिक में आप सेरिन लिख सकते हो। बिल्कुल भाई, एल्कोहलिक में आपका सेरिन हो जाएगा। सल्फर कंटेनिंग, बहुत बढ़िया, सिस्टीन, सिस्टाइन, मेथियोनिन। यहां पर तीन नाम आप लिख सकते हो सर। सिस्टीन, सिस्टाइन, मेथियोनिन। मेथियोनिन। मेथियोनिन क्या होता है? इनिशिएशन कोडॉन भी तो होता है। इनिशिएशन कोडॉन भी होता है, ठीक। मेथियोनिन। चलिए, यहां तक चीजें क्लियर। अगला सवाल भैया, 16 नंबर क्वेश्चन। केमिकली इंसुलिन इज अ, इंसुलिन केमिकली कैसा होता है भाई? केमिकली नेचर बताइए इंसुलिन का। हाँ, सेरिन एल्कोहलिक होता है भैया। टोटल 20 अमीनो एसिड्स हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल होते हैं। बेसिकली ऐसा ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन भैया। 16 का जवाब आ रहा है ए। इंसुलिन आपका कैसा होता है? प्रोटीनेशियस होता है सर, प्रोटीन का बना हुआ होता है। बिल्कुल, स्टीरॉयड या कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता। अगला, इंसुलिन कहां से सिक्रीट होता है? बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज। करता क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। ब्लड ग्लूकोज को कम करेगा। अगर कम कर रहा है तो हाइपोग्लाइसेमिक होगा। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होगा, ठीक है। इसी का एक भाई होता है जो कि अल्फा सेल से आता है, नाम है ग्लूकागान। वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, हाइपरग्लाइसेमिक होता है। कैसा होता है भैया? हाइपरग्लाइसेमिक होता है। तो आंसर यहां पर आपका क्या बनेगा? आंसर आपका बनेगा ए। इंसुलिन आपका पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है। इसी का एक भाई होता है जो अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है, उसका नाम ग्लूकागान है। ग्लूकागान ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन घटाता है। ग्लूकागान को बोलेंगे हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, इंसुलिन को बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। बहुत बढ़िया। हाँ, डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन आता है। सोमैटोस्टेटिन 3 जगह से आ सकता है, हाइपोथैलेमस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और आपका पैनक्रियाज। 3 जगह से आपका सोमैटोस्टेटिन आता है। और सोमैटोस्टेटिन का काम क्या होता है? अल्फा सेल और बीटा सेल की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। बहुत बढ़िया, जवाब सबके अच्छे हैं। चलिए भाई, जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दें भैया। अगला सवाल, 17 नंबर क्वेश्चन। नाइट्रोजन इज नॉट अ इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ। नाइट्रोजन किसका कंस्टिट्यूएंट नहीं होगा? क्लोरोफिल, आपका आरएनए या कार्बोहाइड्रेट। मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। नाइट्रोजन किसका कंस्टिट्यूएंट नहीं होगा?
आप बहन भी बोल सकते हो भाई, उमा जी, भाई बहन कुछ भी बोल सकते हो, मुझे सिबलिंग बोलना चाहिए, ठीक है। चलिए यहां पर बताइए, 17 का आंसर, नाइट्रोजन किसका कंस्टिट्यूएंट नहीं होगा? आप बोलेंगे सर कार्बोहाइड्रेट। सबके जवाब सुंदर हैं, चाहे क्लोरोफिल हो सर या कोई भी अमीनो एसिड हो, क्लोरोफिल हो गया या प्रोटीन हो गया अथवा अमीनो एसिड हो गया या न्यूक्लिक एसिड हो गया सर, इवन वो डीएनए हो या आरएनए हो, न्यूक्लिक एसिड हो गया, इन सब में नाइट्रोजन पाया जाएगा। बट सर कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया, तो आंसर आपका यहां पर बनेगा सर सी। क्लोरोफिल, अमीनो एसिड, आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, इन सब में आपको नाइट्रोजन एज अ कंस्टिट्यूएंट दिख जाएगा। बिल्कुल, कुल मिला के 27 क्वेश्चंस हैं, 27 सवाल हैं, 27 क्वेश्चंस आए ही थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेरिडिटरी डिजीज? कौन सा हेरिडिटरी डिजीज है? कैटरैक्ट, लेप्रोसी, फेनिल कीटोन्यूरिया। इन तीनों में हेरिडिटरी डिजीज कौन सा है? 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर सवाल भाई, हेरिडिटरी डिजीज कौन सा है बताइए, कौन सा हेरिडिटरी डिजीज है? कौन सा हेरिडिटरी डिजीज है इसमें? 18 नंबर सवाल, हेरिडिटरी डिजीज कौन सा है भैया? सी आ रहा है आंसर सर, फेनिल कीटोन्यूरिया। इन भाई साहब को बोलते हैं पीकेयू, फेनिल कीटोन्यूरिया। ठीक है, ये एक तरीके का मेटाबॉलिक ईरर होता है सर, ये मेटाबॉलिक ईरर होता है। इसमें एक एंजाइम की डिफिशियंसी होती है, एक एंजाइम की सर डिफिशियंसी होती है, फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज, फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की यहां पर सर डिफिशियंसी हो जाती है, तो आपका जो फेनिल एलानिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो काज करता है फेनाइल कीटोन्यूरिया, फेनाइल कीटोन्यूरिया। बहुत बढ़िया, फेनिल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, ये एंजाइम कन्वर्ट करने का काम करता था, तो इसी एक डिजीज काज करेगा जिसे बोलेंगे फेनाइल कीटोन्यूरिया। ये एक मेटाबॉलिक एरर होता है, हेरिडिटरी डिजीज होता है। चीजें क्लियर है भाई? चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल 19 नंबर क्वेश्चन, डीएनए इज मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। डीएनए मेनली कहां पाया जाएगा सर, मेनली कहां देखने को मिलेगा बताइए भैया, डीएनए मेनली कहां देखने को मिलेगा सर? डीएनए मेनली फाउंड इन, डीएनए मुख्यतः पाया जाता है, बताइए। बहुत बढ़िया, 19 का आंसर बी किसका आ गया भैया? बी कैसे होगा? साइटोप्लाज्म में कब से मेनली पाया जाने लगा डीएनए? अरे भैया, डीएनए मेनली पाया जाता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में मेनली डीएनए पाया जाता है, और कहीं अगर होगा न्यूक्लियस के अलावा कहीं होगा तो आप बोलेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड के पास डीएनए होता है। फिर मेनली तो न्यूक्लियस में ही देखने को मिलता है सर, मेनली न्यूक्लियस में ही देखने को मिलता है, तो आंसर आपका होगा क्या भैया? आंसर आपका हो जाएगा ए। न्यूक्लियोलस की बात करें तो ये राइबोसोमल आरएनए, यहां पर राइबोसोमल आरएनए की बायोसिंथेसिस होगी, आरएनए सिंथेसिस होती है कहां पर? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस में सर राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक, बिल्कुल। साइटोप्लाज्म मेन एरिना होता है सेलुलर एक्टिविटी का, ठीक, सारी की सारी एक्टिविटी साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। चलिए अगला सवाल, आरक्यू इज रिस्पायरेटरी क्वेटेंट, श्वसन भागफल क्या होगा या श्वसन गुणांक क्या होगा? आपको अच्छे से पता है, रिस्पायरेटरी क्विटेंट इज इक्वल टू CO2 रिलीज्ड, CO2 रिलीज्ड अपान O2 कंज्यूम का जो रेशियो होगा, O2 कंज्यूम का जो रेशियो होगा, इसी को आर की वैल्यू बोलते हैं,
इसी को रिस्पिरेटरी इक्विटेंट बोलते हैं। और एक ही ऑप्शन दिख रहा है सी, आंसर होगा सी। एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है सर सी, तो आंसर होगा आपका सी। आर की इज इक्वल टू CO2 रिलीज्ड बाई O2 कंज्यूम का जो रेशियो है, इसी को रिस्पिरेटरी इक्विटेंट श्वसन भागफल या श्वसन गुणांक बोला जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अगला सवाल 21 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। निम्नलिखित में से पादप हार्मोन कौन सा नहीं होगा, बताइएगा। जिब्रेलिन, इंडोलेस्टिक एसिड, फ्लोरिजन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। यहां पर आंसर क्या होगा भाई, नन ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा यहां पर, नॉट अ प्लांट हार्मोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है, बताइए। जिब्रेलिन, इंडोलेस्टिक एसिड, फ्लोरिजन, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। ये सवाल ही मुझे कंट्रोवर्शियल लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि फ्लोरिजन भी हाइपोथेटिकल हार्मोन होता है। फ्लावरिंग हार्मोन हम लोग मानते हैं, होता तो प्लांट हार्मोन ही है। अगर हम मोर देन वन ऑफ द अबव पर जाएं, मतलब इसमें से एक से ज्यादा ऐसे हैं जो प्लांट हार्मोन नहीं है, नन ऑफ द अबव चले जाएं, नन ऑफ द अबव अगर हम चले जाएं, तो आंसर यहां पर हमको ई लग रहा है। ठीक है, आंसर हमको ई लग रहा है, क्योंकि फ्लोरिजन भी हाइपोथेटिकल हार्मोन होता है। ठीक है ना, तो यहां पर आंसर अपने को ई करना चाहिए। फ्लोरिजन हार्मोन होता है और आयोग ने आंसर ई ही माना है, आयोग ने आंसर ई ही माना है। ठीक, चलिए अगला सवाल, व्हाट आर प्लांट पिगमेंट। बताइए प्लांट पिगमेंट्स कौन सा है भाई, क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फ्लेवोप्रोटीन, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। हाँ, हाइपोथेटिकल हार्मोन होता है भाई, हम मानते तो है ना कि फ्लावरिंग हार्मोन होता है फ्लोरिजन। ठीक, चलिए व्हाट आर द प्लांट पिगमेंट, क्रोम प्रोटीन होगा, ग्लाइकोप्रोटीन होगा या फ्लेवोप्रोटीन होगा। 22 का ए, बहुत बढ़िया। सबका जवाब आ रहा है सर क्रोमोप्रोटीन होगा, क्रोमोप्रोटीन होगा। और अगर एग्जाम्पल की बात कर ले क्रोमोप्रोटीन की, तो फाइटोक्रोम, एक नाम हम लोग सुने हैं सर, फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम दो टाइप का होता है, एक होता है पीआर, एक होता है पीएफआर। एक पीआर होता है सर, एक होता है पीएफआर। एक फाइटोक्रोम रेड, एक फाइटोक्रोम फार रेड, फाइटोक्रोम फार रेड। एग्जाम्पल होगा क्या, फाइटोक्रोम, क्रोम प्रोटीन का एग्जाम्पल होगा सर। आंसर यहां पर बन जाएगा आपका ए, आंसर आपका बनेगा ए। क्वेश्चंस थोड़े से सरल हैं। बॉटुलिज्म इज, बताइए बॉटुलिज्म इज, बॉटुलिज्म है फूड बॉर्न इन्फेक्शन, भोज्य पदार्थ में होने वाला संक्रमण, भोज्य पदार्थ में होने वाला विषैलापन मतलब फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन, वाटर बॉर्न इन्फेक्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। बॉटुलिज्म क्या है भाई, बॉटुलिज्म क्या है, बॉटुलिज्म क्या है, बताइएगा। बॉटुलिज्म क्या है, फूड बॉर्न इन्फेक्शन है, वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है, फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन है या वाटर बॉर्न इंटॉक्सिकेशन है। बॉटुलिज्म इज, आंसर कुछ लोगों का ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। बॉटुलिज्म को हम लोग बोलते हैं सर फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग सर। और फूड पॉइजनिंग अगर बोलेंगे तो ये हो जाएगा फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन, भोज्य पदार्थ में जो विषैलापन होगा। और इसे काज कौन करेगा, एक बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रीडियम, एक बैक्टीरिया है, नाम है क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिनम, बाटुलिनम। ये भाई साहब रह नहीं पाते हैं, फूड पॉइजनिंग काज करते हैं। तो बॉटुलिज्म क्या है, बॉटुलिज्म आपका है फूड पॉइजनिंग, क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिनम इसे काज करता है। बॉटुलिज्म में मेनली नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, इसमें सर मेनली नर्वस सिस्टम आपका अफेक्ट होता है। अफेक्ट किसे करेगा, तो आप बोलेंगे सर नर्वस सिस्टम को, मेनली ये नर्वस सिस्टम को ही क्या करता है, अफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। ये भी एक सवाल है, कराया भी हूं। ठीक,
चलिए अगला सवाल 24 नंबर क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज। अब इससे सस्ता सवाल तो हो ही नहीं सकता, बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए इससे सस्ता सवाल तो हो ही नहीं सकता। बताइए, यहां पर आपसे बोल रहा है द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोइड, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बेसिक यूनिट क्या होगा सर? बेसिक यूनिट क्या होगा? आप बोलेंगे सर यहां पर न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होता है सर न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का सर, और न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें देखने को मिलती हैं सर, एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक सर सुगर होता है, और सर फॉस्फेट होता है, PO4 माइनस होता है सर। सुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट अगर साथ में है तो इसे न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अगर सर यहां से फास्फेट भाई साहब को हटा दिया जाए, सिर्फ सुगर और बेस की बात की जाए, तो इसे सर न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, इसे सर न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। फास्फेट ग्रुप को अगर जोड़ देते हैं तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट ऐड कर दिए तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा सर। ठीक, तो आंसर तो आपका यहां पर बनेगा सर ए। न्यूक्लियोइड क्या होता है सर? इसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं, या जीनोफोर बोलते हैं, या सर जीनोफोर बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड बोला जाता है क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस होता नहीं है। ठीक है, इसी को इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोला जाता है। और मेनली ये किसके केस में भाई? ये प्रोकैरियोट के केस में देखने को मिलता है। चीजें क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल भैया, एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स। बताइए, एंटीबॉडीज जो होती हैं हमारी बॉडी में, जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स। स्टेरॉइड होंगी, प्रोस्टाग्लैंडिन होगी, ग्लाइकोप्रोटीन होंगी, मोर देन वन ऑफ द अबव होगा, नन ऑफ द अबव होगा। एंटीबॉडीज का नेचर पूछ रहा है सर आपसे। हाँ, यूपी में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साइंस का बैच चलता है। जी, टीजीटी के लिए अलग से चलती है भाई, वो अलग से क्लासेस होती हैं। ठीक है, अलग से एग्जाम होता है। अदर स्टेट में अगर हम लोग टीजीटी की बात करें तो वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आते हैं। ठीक, यहां पर जवाब दीजिए, एंटीबॉडीज मेनली होते क्या है? जवाब आ रहा है सर सी, ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडीज मेनली ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं सर। क्या होंगे भैया? ग्लाइकोप्रोटीन होंगे। टोटल 5 एंटीबॉडी हम लोग पढ़ते हैं, नाम है गेम्ड। गेम्ड का मतलब क्या है सर? IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। जिसमें से IgG जो होता है सर, इसमें जो इम्यूनोग्लोबिन जी जो होता है कैन क्रॉस प्लेसेंटा, कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। IgA आपका ये सर कोलोस्ट्रम में पाया जाता है, ये सर कोलोस्ट्रम में पाया जाता है। और अगर IgM की बात करें सर तो ये पेंटामेरिक फॉर्म होता है। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं इसके, पेंटामेरिक फॉर्म इसका देखने को मिलता है। IgE की बात करें तो एलर्जिक रिस्पांस के टाइम पर ये सिक्रीट होता है। ये भाई साहब एलर्जिक रिस्पांस के टाइम पर या एलर्जी के टाइम पर सर सिक्रीट होते हैं, एलर्जी के टाइम पर इनका सिक्रीशन होता है। तो टोटल 5 एंटीबॉडी आपके पास होती है, नाम है गेम्ड, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर? आंसर आपका बना सी। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑटो इम्यून डिजीज। बताइए कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है? इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा हुआ है आपका, बोल रहा है सोरियासिस, एल्जाइमर डिजीज, विटिलिगो, 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 उसके बाद मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है? कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है? कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है? हाँ, फर्स्ट मदर मिल्क को बोलते हैं भाई कोलोस्ट्रम। बताइए कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है? सबका जवाब आ रहा है सर एल्जाइमर डिजीज, एल्जाइमर डिजीज। ठीक है, सोरियासिस, विटिलिगो, एक और हम लोग पढ़ते हैं हाशिमोटो डिजीज, हाशिमोटो डिजीज, हाशिमोटो डिजीज आपका हो गया। एक और पढ़ते हैं रीमेटाइड, रीमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस। ये चारों एग्जाम्पल होते हैं सर ऑटो इम्यून डिजीज के। ऑटो इम्यून डिजीज में होता क्या है सर? सेल जो होती है
या सेल्फ मतलब खुद के सेल को ही नहीं पहचान पाता। डिजीज में होता क्या है कि खुद का सेल ही खुद के सेल को नहीं पहचान पाता और खुद को ही नष्ट करता है। ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिजीज इसे बोलते हैं। और अगर यहां पर हम लोग बात करें सर एल्जाइमर की, तो एल्जाइमर में एक्चुअल में होता क्या है सर, तो यहां पर डिफिशियंसी हो जाती है। एल्जाइमर में डिफिशियंसी होती है। किसकी डिफिशियंसी होगी बताइए? एल्जाइमर डिजीज में किसकी डिफिशियंसी हो जाती है? एल्जाइमर डिजीज के टाइम पर किस चीज की डिफिशियंसी होती है? एल्जाइमर डिजीज के टाइम पर किस चीज की डिफिशियंसी होती है? एल्जाइमर डिजीज के टाइम पर किस चीज की डिफिशियंसी होगी? आप बोलेंगे सर एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसकी डिफिशियंसी हो जाती है, इस कारण से आपका एल्जाइमर डिजीज देखने को मिलता है। नहीं, डोपामिन पार्किंसन डिजीज के केस में होता है। ठीक है, एल्जाइमर डिजीज केस में एसिटिल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक, एसिटिल कोलिन यहां पर डिफिशियंसी होती है तब जाके एल्जाइमर डिजीज। अगर पार्किंसन डिजीज की बात करें जिसमें हाथ पैर कांपते हैं, कंपन रहता है, तो वो डोपामिन की डिफिशियंसी से होता है। तो ये रहा 26 का बी। अगला सवाल सर, अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आज का अंतिम सवाल। अगर कहां से प्राप्त किया जाता है? जेलिडियम, यूलोथ्रिक्स, सरगासम, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए, अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये किस सब्जेक्ट की क्लास है सर? बायोलॉजी की क्लास है, साइंस बायोलॉजी की क्लास है, जो कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। कहां से भैया? जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से अगर ऑब्टेन्ड होता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से अगर आपका ऑब्टेन्ड होता है। चलिए, तो आज हम लोगों ने बीपीएससी टीआरई 2.0 का साइंस बायोलॉजी का पोर्शन सॉल्व किया है। साइंस बायोलॉजी का पोर्शन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। हाँ बिल्कुल सस्ते सवाल थे भाई, यही पूछे जा रहे हैं, तो इसमें क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए कुछ बैच से रिलेटेड बात हो जाए। जो लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं हिंदी 6 to 8 के लिए, तो यहाँ पर भाई सुचित सर हमारे 6 to 8 के लिए हिंदी की क्लास लेकर आपके लिए आते हैं। जो लोग भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर संस्था के 2 नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और बीपीएससी टीआरई 4.0 साइंस 9-10 का नया बैच चल रहा है। 9-10 के लिए नया बैच चल रहा है। जिन्होंने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है तो 9628959237 पर कॉल या व्हाट्सएप करके इस बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अपनी सर जी इसमें भी गलत हो गया है, कोई बात नहीं है भाई। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।